हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड का हम लोग ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, उसके बाद रूट ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे और इसके अलावा जनरल सिम्टम्स पढ़ेंगे, जनरल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो है हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, तो कॉमन कोल्ड एक जो है वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, क्या है ये, वायरल इन्फेक्शन है। दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये वायरल इन्फेक्शन कहाँ होता है, ये मोस्टली नहीं, ये होता ही जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, लेकिन अफेक्ट जो है ये नोज को करता है, अफेक्ट दी नोज। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो है होता है रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में, अफेक्ट द नोज। तभी हम लोग इसको जो है अफेक्ट जो है नोज को कर रहा है, तभी हम लोग जो है इसको कह रहे हैं नेजो यानी नोज फ्रेंजाइटिस। ठीक है, फ्रेंजाइटिस, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे रहिनोफ्रेंजाइटिस। ओके, तो कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन. It occurs in the upper respiratory tract and mostly affect the nose, and that is why we are called is a nasopharyngitis and rhinopharyngitis. तो ये कॉमन कोल्ड जो है ये हो गया। अब जो है कॉमन कोल्ड जो है इसका जो है एक वायरस नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक वायरस जो है इसको अफेक्ट नहीं करता, बल्कि मोर देन वन वायरस जो है अक्यूमुलेट हो सकते हैं कॉमन कोल्ड में। ठीक है, मोर देन वन वायरस जो है अक्यूमुलेट हो सकता है कॉमन कोल्ड में। ठीक है, और इसके अलावा 200 डिफरेंट जो है वायरसेस, मतलब एक जैसा नहीं, 200 डिफरेंट वायरसेस जो हैं काज कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 200 डिफरेंट वायरसेस जो हैं कॉमन कोल्ड काज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉमन कोल्ड ओवरव्यू। अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट एंड सेकेंड इज द एयर। फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन एंड नंबर 2 इज द एयर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में जो है या तो फिर इन्फेक्टेड पर्सन से होगा। ठीक है, अब इन्फेक्टेड पर्सन में क्या होगा, या तो फिर उसके साथ हैंड शेकिंग करे बंदा, या फिर हग करे। ठीक है, तो ये इसमें से इन्फेक्टेड पर्सन में से वायरस जो है ट्रांसमिट हो सकता है, तो वी आर कॉलिंग एज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट। ओके, या फिर सेकेंडली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वायरस स्टे हो। ठीक है, वायरस जो है पड़ा हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस बंदे का हाथ लगे। ठीक है, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। सेकेंड इज दी एयर ट्रांसमिशन। अब एयर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई स्नीजिंग करे तो एयर में जो है वायरस चले जाते हैं, एयर में वायरस चले जाएंगे, तो एयर में जो है वायरस चले जाएंगे, तो जो बंदा एयर में सांस लेगा, इनहेल करेगा तो वो वायरस थ्रू द एयर जो है उस बंदे में चली जाएगी। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो गए, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन एंड एयर ट्रांसमिशन। ओके, दिस इज अ रूट ऑफ ट्रांसमिशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द जनरल सिम्टम्स। अब जनरल सिम्टम्स क्या होंगे इसके, डिस्कस दी जनरल। अब जनरल सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, कफिंग हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा मसल एचेस हो सकते हैं, ब्लॉक्ड नोज होगा, ठीक, या फिर रनी नोज होगा, या फिर स्नीजिंग होगी, फटीग होगा, शिवरिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट,
ठीक है। इसके अलावा मसल वीकनेस। तो ये जो है जनरल सिम्टम हो सकते हैं ड्यू टू दी कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सिम्टम्स को। फीवर क्यों होता है? फीवर इसलिए होता है कि बॉडी जो है अगेंस्ट दी फॉरेन पार्टिकल लड़ रही होती है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ होकर जो है वो फॉरेन पार्टिकल को जो है मारना चाहता है, तब भी जो है फीवर बॉडी में काज होता है, ठीक है। तो फीवर इज़ अ कॉमनली सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जो है कोल्ड जब भी होगी कॉमन कोल्ड तो फीवर होगा, ओके। सेकंड जो है इसका, जो कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी फीवर होता है तो चिलनेस भी होती है बॉडी में। अब चिलनेस क्यों होती है? क्योंकि फीवर जो हो रहा है, बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। बॉडी ने खुद ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है, पर बॉडी का जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 100 अबो हो जाता है, तो बॉडी खुद ही जो है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करती है, तो फिर बॉडी में चिलनेस काज हो जाती है। खुद ही बॉडी जो है चिलनेस काज करवाती है, यानी कि शिवरिंग हो जाती है उस बॉडी में। मतलब फीवर में भी शिवरिंग होती है, जस्ट बिकॉज कि बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना चाहती है, ओके। इसके अलावा ये जो इसके कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम है वो 1 वीक में रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो रेयर होता है 3 वीक्स लेता है, रेयर। तो ये जनरल सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाएंगे जनरल ट्रीटमेंट पर। अब जनरल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? जनरल ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि हम लोग जो है प्लेंटी रेस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट करेंगे तो हमारी बॉडी को जो है मसल एचेस और जो वीकनेस हो रही है रेस्ट करने से जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमें ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, यानी कि मिनरल्स हमारे कम हो रहे होते हैं स्नीजिंग में, और मिनरल्स कम हो रहे थे तो फ्लूइड्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए, ठीक है। और ओवर द काउंटर जो है OTC ड्रग्स जो है हमें लेनी चाहिए, मेडिकेशन, जस्ट टू रिड्यूस द सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन से? जैसे कि फीवर और पेन। रिड्यूस सिम्टम्स के लिए हमें OTC ड्रग्स लेनी चाहिए। आफ्टर दैट जो है कफ ड्रॉप्स जो होते हैं या फिर थ्रॉट स्प्रेज होते हैं वो भी लेने चाहिए, लेकिन बेबीज़ में नहीं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जो है वो हमें बेबीज़ में नहीं देनी चाहिए, नॉट गिव, बिकॉज ये बेबीज़ में क्या कर सिम्टम काज कर सकती है? ये काज कर सकती है रेस सिंड्रोम। अब रेस सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एसिडोसिस होती है, ठीक है, एसिडोसिस हो सकती है बेबीज़ में, ठीक है। तो एस्पिरिन हमें बेबीज़ में नहीं देना चाहिए। आफ्टर दैट जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होती है वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है? विटामिन सी, ठीक है, जिंक एंड दिस ड्रग। तो ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जनरली हमें ट्रीटमेंट कौन सी लेनी चाहिए? एक तो हमें रेस्ट करना चाहिए, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, OTC मेडिकेशन, एंड अल्टरनेटिव में विटामिन सी, जिंक एंड इकाइनासिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें वायरल इन्फेक्शन में शुड एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब फॉर ऑल कॉमन कोल्ड? क्या कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जा सकती है? कॉमन कोल्ड के लिए या फिर वायरल इन्फेक्शन के लिए हम लोग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। अगर कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ या फिर वायरल इन्फेक्शन प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम लोग जो है
एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यस। अगर सिर्फ कॉमन कोल्ड है तो नो, नो, ठीक है, नो। कॉमन कोल्ड है तो नहीं, पर अगर वायरस के साथ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक हम लोग दे सकते हैं टू रिड्यूस दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमें प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से लेने चाहिए? प्रिवेंटिव, अब प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? जैसे कि हमें गुड हाइजीन होनी चाहिए, गुड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। आइस, नोज, माउथ से फिंगर्स जो हैं वो दूर रखनी चाहिए। स्टे जो है कीप फिंगर्स आउट ऑफ द आई, नोज एंड माउथ, ओके। अगर लगा भी रहे हैं तो उसको सैनिटाइज और वॉश करके फिर लगाएं, ओके। आफ्टर दैट और हमें गुड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, गुड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अब उसमें क्या क्या हो सकती हैं सप्लीमेंट्स में? जैसे कि विटामिन ए, सी एंड जिंक, ये लेनी चाहिए। उसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week, एटलीस्ट 3 times a week, ओके। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके अलावा बैलेंस डाइट और इनफ रेस्ट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक शॉर्ट सा समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।